नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है। आपके जो भी गुरुजन हैं, जिनसे भी आपने शिक्षा प्राप्त किया है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें, है ना। जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 क्लास की सीरीज वॉच कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 13 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 12 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं, उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन पढ़ाई कोई मायने नहीं रहता पढ़ाई का। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और वहाँ से आप जो है छोटी सी फ़ी अदा करके कंटेंट को बाय करके अपने जर्नी को, है ना, अंतिम अंजाम तक पहुँचाएँगे। देखिए, वैसे तो सैकड़ों बच्चों ने आज हमें शिक्षक दिवस पर जो है बधाई दिए, है ना, लेकिन इस बच्चों की जो मैसेज है, इसको मैंने दिल से लगा लिया है और आज से मुझ में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा मैंने पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया आप लोग पढ़ सकते हैं। इनमें जो कुछ मेरी बराई लिखा है तो उनका अपना बड़प्पन है भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ। लेकिन इनमें एक बात इन्होंने ज़रूर लिखा है कि सर आप दूसरों को जो है ना बार बार मत कहिए पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ना होगा पढ़ेगा, ठीक है। तो आज से मैं किसी को पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, लेकिन मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जिनको पढ़ना है पढ़िए, जिनको नहीं पढ़ना है मार्केट में एक से एक कोचिंग सेंटर है, इंटरप्राइजेस है, पढ़िए, ठीक है। तो ये बस इतनी सी मैसेज थी जो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए अपना लूँ। जहाँ से जो शिक्षा मिल पड़े उसे लपेट लेना चाहिए। मुझे आज ये बच्चों ने शिक्षा दिया है तो मुझे लेना जो है अच्छा लगा, है ना। हमारी एसएससी के लिए न्यू ई बुक आया है, टॉपर चॉइस, और पैरासीटामोल 2 भी है। आप लोगों का सीजीएल का एग्जाम 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, अगर आप लगातार वीडियो वॉच करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पैरासीटामोल का थोड़ा भी पढ़े होंगे, टॉपर चॉइस वाली कंटेंट या वीडियो प्लेलिस्ट कर लिए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कूल होके जाइए, एग्जाम दे करके आइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे के भी कंटेंट अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट के भी कंटेंट वगैरह अवेलेबल है, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 मार्क पर शिफ्ट में कर लीजिएगा, चाहे इंडिया में आप कोई सा भी एग्जाम खास करके एसएससी का देंगे 2026 तक, तो ये पहले क्वेश्चन से 2 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आएगा, लिख लो कहीं पर, ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यहाँ पे हिंदी में मिसप्रिंट हुआ, अंग्रेजी ठीक है ना। वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या कितनी तय की गई है। सबसे पहले आपको ये 2 लेयर को समझना होगा। एक तो पूरे विश्व लेयर पे, है ना, आपका जो है यूएनडीपी की मदद से जो है इस प्रकार का एक आंकड़ा लगाया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से। और एक आपका देशीय स्तर पे नीति आयोग है ना, नीति आयोग भी एमपीआई इंडेक्स जारी करता है, और उसका दूसरा संस्करण भी आ चुका है 2021 के बाद 23 में। तो ये 2, एक ग्लोबली होता है और एक इंडिया स्तर पे होता है, एमपीआई इंडेक्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो ये आप प्रश्न देख रहे हैं, ये वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स है, मतलब ग्लोबली वाला। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया में इस हालिया रिपोर्ट के अनुसार 234 मिलियन लोग गरीब है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, है ना। अब इनको धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। ये दोनों एमपीआई इंडेक्स हम इसी प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे। अपना एक ही खूबी एक प्रश्न के साथ उससे मिलता जुलता सभी फैक्ट को लपेट देना, जिनको समझ में आता है सफल हो जाओगे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2024, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो मैंने अभी कहा आपके यूएनडीपी है ना, यूएनडीपी, तो इन दोनों के द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, प्रकाशन है। इसकी शुरुआत 2010 में किया गया था। यह रिपोर्ट 10 विशिष्ट संकेतक के आधार पर तय किया जाता है, जो 3 माध्यम को जांचता है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का जो है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, उनको मापता है। इनके आधार पर 10 मानक तैयार किए गए हैं, उनको देखते हुए यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। तो ये ग्लोबली वाला एमपीआई इंडेक्स हो गया। इनसे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, ठीक है। अब मुझे इनसे एक जानकारी
जानकारी की और ज़रूरत पड़ेगी कि जो हालिया MPI इंडेक्स UNDP वाला जारी किया गया तो उसमें कितने देशों को शामिल किया गया, ऐसा क्वेश्चन आपको NTPC ने भी पूछा है और पास्ट में SSC ने भी पूछा है। तो ये 112 देशों को शामिल किया गया था इसमें, जहां ग्लोबली 1.1 बिलियन लोग है ना तीव्र बहुआयामी गरीबी से ग्रसित पाए गए हैं। बहुत ज़्यादा गरीब जो है पाए गए हैं, 1.1 बिलियन। टोटल कितने देश को जो है इन्होंने सर्वे किया, 112। कौन? UNDP। ठीक है भाई। भारत में कितने हैं? 234 मिलियन। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में गरीब लोगों के रहने के 5 सबसे बड़ा स्थान जो है भारत है ना, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ से हमने 3 बात सीखा सर। MPI इंडेक्स 2024 के अंतर्गत जो है 234 मिलियन जो है लोग भारत में गरीब है, जो सबसे बड़ी आंकड़ा है पूरे विश्व में। यानी अगर आपसे कहे कि MPI इंडेक्स ग्लोबली वाला के अकॉर्डिंग सबसे अधिक गरीब लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आप कहना भारत में निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक हैच करके यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे होंगे है ना, एक पॉइंट के अलावा अतिरिक्त पॉइंट है। ये पॉइंट लगाने का मतलब है इसकी वैल्यू समय के साथ थोड़ा कम तो हुआ है लेकिन पूरा कम नहीं हुआ है। ठीक है भाई। तो इसे भी जानकारी में ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। वैसे मैं पहले ये पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं। भारत में MPI इंडेक्स सर्वप्रथम 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जो फर्स्ट संस्करण था नीति आयोग का MPI इंडेक्स के क्षेत्र में। नीति आयोग यह गणना 12 विशिष्ट संकेतकों के आधारित होता है। नीति आयोग का जो ये गणना है, जो MPI इंडेक्स होता है, यह 12 संकेतकों पर आधारित होता है, जबकि जो ग्लोबली वाला अभी आपने देखा UNDP वाला, वो 10 संकेतक पे आधारित हुआ करता था। ठीक है। अब ये जो नीति आयोग 12 विशिष्ट संकेतों का सिलेक्शन करा है, यह भी 3 ही क्षेत्र में देखता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, जो आपका ग्लोबली वाला MPI इंडेक्स में भी कॉमन था। ठीक है भाई। इसके अलावा यह रिपोर्ट के अनुसार 5 सबसे गरीब राज्य 2021 में जब इनका रिपोर्ट आया था तो 5 सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार था, दूसरा स्थान पर झारखंड, तीसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथा स्थान पर मध्य प्रदेश और 5वां स्थान पर मेघालय था। और सबसे कम गरीब राज्य में जो है केरल था देश में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 यानी फर्स्ट संस्करण से इतना डाटा आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं काम के डाटा पे बेटा। देखिए ये जो अभी आप देख रहे हैं, जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा MPI इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट से संबंधित तथ्य नीचे दिए गए हैं। एक एक बात को VVI कर लेना। यूं तो जितना अभी तक बोला हूं सभी VVI है, लेकिन इन सबों में ये टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक समीक्षा 2023 की प्रगति नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग में देखिए अध्यक्ष तो आपका PM ही होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, जो करंट प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष हैं जो एट अ टाइम आपका सुमन कुमार बेरी हैं, और CEO जो है ये आपका VVR सुब्रमण्यम साहब हैं। तो ये तीनों अधिकारियों को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। तो इन्हीं के द्वारा जो है जारी किया गया था 2023 वाला MPI इंडेक्स, है ना। इसके अलावा भारत में मल्टी डायमेंशनल गरीबों की संख्या में 9.89% अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई पिछले वाला के तुलना में, जो 21 में आया था। ठीक है। 2015-16 में भारत में 24.85% गरीबी से घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई है। अब आप कहोगे सर 21 में रिपोर्ट आया, आप 21 वाले को बता रहे हो यहाँ पे, और एक आपको 15-16 वाले को बता रहे हो। तो ऐसा है कि भाई ये इसी के आधार पे तय किया गया गरीबी। 15-16 के आधार पे 24.85% और न्यू वाला 19-21 के आधार पे आपका 14.96%। तो ये जो 14.96% है, ये MPI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 वाले में आपको मिलेगा देखने को। तो ये आपके लिए न्यू होता है, और ये पुराना इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि ये
9.89% जो घटा है वो कहाँ से आया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप जो है जोड़ घटा के देख लेंगे, गणित आप हमसे बेहतर जानते हैं। अगला है रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब ये जो आपका रिपोर्ट है 2023 वाला, ये जो भी बात होगी 2023 वाले से होगी। ठीक है, 2023 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी में सबसे तेज गिरावट है ना 32.59%, ये 2000 जो पहला वाला संस्करण आया था ना 21 में, तो इतना था ग्रामीण सेक्टर में गरीबी प्रतिशत, जो घट के रह गए हैं 19.28%। और शहर में उस समय गरीबी था 8.65%, जो ये न्यू रिपोर्ट 2023 वाला में एमपीआई इंडेक्स में 5.27% रह गया है। एक एक आंकड़ा ध्यान से रखना। अब देखिए यहाँ पे 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 707 प्रशासनिक है ना जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश में देखा गया है, दूसरा स्थान बिहार में देखा गया है। कि भाई जो गरीबी लोग हैं ना तेजी से उबर रहे हैं, वो लेयर को पार करके ऊपर आ रहे हैं, जो पैमाना है गरीबी का उसको जो है लांग दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सबसे अधिक गरीबी कहाँ से निकला, गरीब लोग कहाँ से उबर कर बाहर आए, तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान है बिहार का, है ना। कम से कम दो जरूर याद रखें, गरीबी से तेजी से उबरने वाले राज्यों में एमपीआई इंडेक्स 2023 के अनुसार पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है बिहार। मैं आपको इमेज के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से भी यहाँ दिखाने वाला हूँ, एक एक बात आपके दिमाग में सेट न करा दूं तो कहना। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक 15-16 और 19-20 के बीच रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकले। अभी देखिए इससे पहले जो आपने देखा था, है ना, इससे पहले जो आपने देखा था वो परसेंटेज के हिसाब से था कि भाई इतने प्रतिशत जो है 2015-16 के अनुसार था 32 के समथिंग, फिर इधर हम आ गए, है ना, तो ये जो है 9.89 घट के जो भी बचा यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे परसेंट के हिसाब से था, यहाँ पे लोग के हिसाब से है कि पिछले और इस जो नया रिपोर्ट है एमपीआई इंडेक्स है 21 और 23 वाला, तो उसके बीच में कितने लोग गरीबी से बाहर उभर के आए हैं, तो 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकल के आ गए हैं, जिसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है जहां सबसे ज्यादा लोग गरीबी से उभरे हैं। ठीक है, अब एमपीआई इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे अधिक गरीब राज्य अभी भी बिहार बना हुआ है, पिछला रिकॉर्ड के अनुसार ही, है ना, तथा सबसे कम गरीब राज्यों में केरल और गोवा आ जा रहा है, जो सबसे कम गरीब राज्य है, और सबसे अधिक गरीब राज्य अभी भी बिहार है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे एक आप इमेज देख पा रहे होंगे। इस इमेज में अभी तक हमने जितने भी डाटा संबंधित बात किया है सभी आपको एक छोटी सी इमेज में देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए ये जो 2015-16 वाला लिखा है इसको आप समझिएगा कि ये 2021 वाला एमपीआई इंडेक्स है। ठीक है, और ये जो 2019-21 लिखा है ये आप समझिएगा ये 2023 में जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा सेकेंड वर्जन एमपीआई इंडेक्स रिपोर्ट वो है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत न है। देखिए ये हेड काउंट रेशियो है। हेड काउंट रेशियो से क्या निर्धारित किया जाता है, गरीबी निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये वाला जो परसेंटेज है ये गरीबी की बात कर रहा है। इंटेंसिटी मतलब प्रवृत्ति होता है, गरीबी की प्रवृत्ति। ठीक है, इसके अलावा ये एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। तो यहाँ से आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सबसे जो है इंपॉर्टेंट है ये पहला है हेड काउंट रेशियो वाला अर्थात गरीबी। देखिए 2023 वाली रिपोर्ट में घट के 14.96 रह गया है। 2015-16 के अनुसार जो 2021 में रिपोर्ट आया था यानी पहला संस्करण में 24.85 गरीब थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ध्यान रखना है। इसके अलावा नीचे भी आपको दिख रहा है, ऊपर में तो ओवरऑल है दिया गया गरीबी, अब नीचे में रूरल और अर्बन के हिसाब से दिया गया है। रूरल और अर्बन अगर आप पहले रिपोर्ट में बात करें, है ना, तो हेड काउंट था कितना भैया 32.59 था ग्रामीण सेक्टर में, है ना। अभी जो आपका नया वाला हो गया कितना हो गया 19.28%। ठीक है, और उसी प्रकार से शहरी में 2021 में शहर में गरीब कितने थे 6.65%। अब कितना हो गया है 2023 वाला रिपोर्ट के अनुसार 5.27%। ठीक है, नेक्स्ट नीति आयोग का चर्चा पत्र। अभी तक जितना भी बात आपने सुने ये थे भैया एमपीआई इंडेक्स के अनुसार
बातें एमपीआई इंडेक्स जो है ग्लोबली वाले 2 स्लाइड में हमने बात करा, फिर हमने नीति आयोग के पहले संस्करण से एक पॉइंट लेकर के बात करा, और जितने भी बात करा वो 2023 एमपीआई इंडेक्स लेटेस्ट सेकेंड संस्करण से डाटा को मैंने आपको समझाया। अब ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं है ना, नीति आयोग का चर्चा पत्र 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी, नीति आयोग का चर्चा पत्र 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। अभी आपने इससे पहले देखा कि 13.5 करोड़ मुक्त हुए थे, जो पिछला संस्करण 21 और 23 के बीच की बात है। ये एमपीआई इंडेक्स से हट के बात है, मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बच्चे एमपीआई इंडेक्स याद किए रहेंगे, जाके उधर डाटा दे देंगे, इधर घर पे आएंगे अपना 2.5 नंबर कटा लेंगे। तो इसीलिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के अनुसार खाली इतना ही लिखा, अब फिर आपसे पूछा कि भाई 2005-6 में भारत में गरीबों की संख्या कितनी थी, तो 24.82 करोड़ आंसर करना है। इसके अलावा ये जो आपका चर्चा पत्र है, ये इसका विमोचन किया गया था, नीति आयोग के एक सदस्य हैं रमेश चंद्र प्रोफेसर, है ना, और उनके सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वहां पे उपस्थित थे, तब इसका विमोचन किया गया था। इससे पहले वाले जो आपने 23 का रिपोर्ट देखा, वो सीधे सुमन कुमार बेरी के द्वारा रिलीज करा गया था। इसके अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 13-14 में 29.17%। अब देखिए यहाँ पे इस भी बार बात होगा। अब आपको एक चीज जरा उदाहरण दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है। आपने अभी तक जो जनगणना का डाटा याद रखा है सर, ये 2011 का रखा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है सर कि 2013-14 में गरीब कितने थे, तो आपको झट से समझ जाना है कि ये जनगणना के अनुसार गरीब नहीं पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है आपके जो है ये जो रिपोर्ट सब आता है ना, वहां से पूछ रहा है, ठीक है। तो जो है थोड़ा दूरदृष्टि बनिए, है ना, कब तक बैठे रहेंगे यहीं पर, ठीक है भैया, आपको ऑफिसर बनना है भाई। तो 13-14 में 29.17%, है ना। 22-23 में यह डाटा घट के हो गया है 11.28%, है ना, जो 17.89% अंक की कमी है ना। अब एक इमेज दिखाऊंगा तो ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। अभी आपने जो नीति आयोग का 2023 वाला एमपीआई डाटा देखा, वहां पे 22-23 नहीं 2019-21 तक के डाटा के अनुसार ही रिपोर्ट तैयार किया गया है। और ये जो चर्चा हुआ यहाँ पे जो है आपको 22-23 तक की डाटा का भी समावेशन देखने को मिलती है, ठीक है मेरे भाई। अब ये देख लीजिए, कैसे भी कहीं से भी पूछेगा ना तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हेड काउंट रेशियो, मतलब समझ जाना है गरीबी बोल रहा है, क्योंकि हेड काउंट रेशियो के माध्यम से गरीबी निर्धारण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने पास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया है। तो 2005-6 में आपका 53-36 था, है ना, फिर 13-14 में 29-17 हो गया, 15-16 में 24.85 जो आपका पहला संस्करण रिलीज हुआ था एमपीआई इंडेक्स, तो यही गरीब थे इंडिया में, ठीक है। फिर दूसरा संस्करण आया 19-21 में, तो घट के 14.96 रह गया। और उससे भी एक स्टेप आगे ये नीति आयोग का जो परिचर्चा वाला रिपोर्ट है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है तुरंत, है ना, इससे जस्ट ऊपर, तो इसके अनुसार 11.28% लोग इंडिया में गरीब रह जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो कंटेंट नहीं लोगे वो स्क्रीनशॉट लो और इसका नोट बना लो, काम आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट वाइज जो है आपका प्रोजेक्टेड है एक्चुअली, क्योंकि ये जो चर्चा हुआ ना वो एकदम फाइनल नहीं है, ये एक अनुमान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो गरीब है ना, ये जो गरीब है यहाँ पे 13-14 में नीला कलर का है, और लाल कलर में एकदम लेटेस्ट है 22-23 का, है ना। तो बिहार में 56.34 था, सबसे अधिक था, है ना, और अभी भी 23 के रिपोर्ट के अनुसार भी सबसे अधिक है। तो ये घट करके 26.59 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक दिखाने के लिए मैंने आपको बिहार का जो परसेंटेज था पहला, वो दिखाने के लिए यहाँ पे इस फोटो को लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चांदी के आभूषण पर बनने वाले काले कलर की परत वास्तव में क्या होता है। अगर आप चांदी पहने हैं, मैं भी पहना हूं, है ना, तो भैया ये जो चांदी के आभूषण पे काले रंग की परत बन जाती है, वो वास्तव में क्या होता है, Ag2S होता है। जब चांदी के वस्तुओं को हवा के साथ खुले या सीधे संपर्क में रखा जाता है तो वस्तुओं के सतह पर सिल्वर सल्फाइड Ag2S की एक परत बन जाती है, जो काले काले धब्बे आपको दिखते हैं, है ना। तो ये और कुछ
कुछ नहीं, ये सिल्वर सल्फाइड है, इसको ध्यान रखेंगे। चांदी Ag, जिसे अपन लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे सिल्वर सल्फाइड Ag2S का निर्माण होता है। ये जो लैंग्वेज में लिखा है यही चीज को नीचे समीकरण में आपके दर्शाया गया है। यहाँ पे यही समीकरण है। जब आप देख रहे हो कि चांदी H2S और O के संपर्क में आता है तो Ag2S और जल रिलीज करता है, यह अभिक्रिया समीकरण है। नेक्स्ट, चांदी के बारे में थोड़ा सा और गुणगान। चांदी की वस्तुओं का काला होना किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे ये संक्षारण का उदाहरण है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण चांदी काले कलर की हो जाती है ना, तो ये ध्यान रखना, और इसका कलर भी काला होता है। इनके अलावा चांदी धातु का जो चिन्ह है Ag है, लैटिन भाषा में इसे अर्जेंटम कहेंगे। परमाणु क्रमांक इनके 47 होते हैं, और ये प्रकृति में जितने भी धात्विक तत्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है आपका कंडक्टिविटी गुण रखता है, मतलब सबसे बढ़िया सुचालक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, प्रकृति में सबसे अच्छा सुचालक चांदी को ही माना गया है। और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब जहां मिलेगा शुद्ध ही मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, सोना भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और तांबा जो है प्रकृति में दोहरी अवस्था दर्शाता है, अर्थात ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त कहने का मतलब शुद्ध से समझिए, संयुक्त कहने का मतलब ओर के रूप में भी मिलता है। ओर जो पूरा शुद्ध नहीं होता है उसको जो है निष्कर्षित किया जाता है या शुद्ध किया जाता है, बाद में आपका शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। तांबे के बर्तन जब हवा और नमी के संपर्क में आएगा, है ना, तो उसे एक हल्का हल्का जो हरा कलर का परत जम जाता है चांदी पे, चित्ती मार देता है ना, जो वास्तव में क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। इस अभिक्रिया से आप समझेंगे, है ना, यहाँ पे आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे आपका कॉपर कार्बोनेट है। ये जो हरा रंग का परत है यही होता है। ठीक है, ये जो हरा रंग का परत है आपका, इसी समीकरण से आपका स्पष्ट है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वही हरा रंग का परत होता है। यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है हमने, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH2, है ना, और कॉपर सल्फेट के मिश्रण का उपयोग कीटनाशक या कीटनाशी दवा के रूप में भी किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस रसायन का प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं, किस रसायन का प्रयोग हम कीटनाशी के रूप में करते हैं, है ना, फल पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए जल शुद्धिकरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहेगा और आ रहा है। एक नोट और है, चांदी जब जमे काले पदार्थ, जो चांदी पर जो जमे काले पदार्थ होता है Ag2S, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, टॉर्निश कहते हैं ना। और कॉपर पे जो बनी हल्की फीकी पदार्थ जो जम जाता है उसे हम पेटिना कहते हैं। तो ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे मेरे पैरासीटामोल 500 पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, सोना और चांदी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? Au प्लस Ag के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? ऑरम प्लस अर्जेंटम के मिश्रण को हम क्या कहते हैं या कहा जाता है? जिनको जवाब आता है कमेंट कीजिएगा, है ना। यहाँ भी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आपका मन है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। लोहा पर जंग लगने का समीकरण 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O, और इधर आपका ये जंग है FeOH का होल थ्राइस। गैल्वेनीकरण जंग को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली जो है प्रक्रिया है, जिसमें जस्ता का कोटिंग किया जाता है। यस्दीकरण भी इसे कहा जाता है, या लोहा को जंग से बचाने के लिए आप पेंट भी कर देते हो, कलर कर देते हो। यहाँ पे एक और चीज लिखा है FeSO4 7H2O, इसे ग्रीन विट्रियोल या हरा थोथा कहा जाता है। H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है ना, रसायन का राजा भी कहा जाता है। H2SO4 सभी प्रकार के सेकेंडरी बैटरी में जो है आपके भरे जाते हैं, इन्हें भी ध्यान रख लेना। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है? वह तरंग मतलब वह क्षेत्र क्या
क्या कहलाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग जो है आपको डिटेक्ट नहीं होगा, नहीं गमन करता है, तो उसे छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहा जाता है। ये क्या होता है नीचे इमेज से समझेंगे। छाया क्षेत्र पृथ्वी के सतह पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप से प्रत्यक्ष पी तरंग और एस तरंगों का पता नहीं लगाया जा सकता। भूकंपीय छाया क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पी तरंग और एस तरंग के द्वारा ही होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पी तरंग जो है तीनों मीडियम को पार करता है, ये सॉलिड और लिक्विड सब में चलता है, लेकिन जो सेकेंडरी तरंग है वो जो है आपके लिक्विड फॉर्म में नहीं जा पाता है। यहाँ हम पढ़ेंगे। अभी चलिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। पी तरंग इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं या प्राइमरी तरंग, प्राइमरी वेव भी कहते हैं। यह तरंगे पृथ्वी के अंदर से गुजरती है और तरल बाहरी कोर से गुजरने पे मुड़ जाती है या अपवर्तित होती है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंग का कौन सा अपवर्तन गुण दर्शाता है, तो आप कह देना पी तरंग अपवर्तन का गुण दर्शाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एस तरंग क्या होती है। एस तरंग को सेकेंडरी तरंग या द्वितीयक तरंग भी कहेंगे। ये तरंग केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर पाती है, ये लिक्विड वाला पदार्थ को भेद नहीं पाता है, उधर से नहीं जा पाता है। यह वे तरल बाहरी कोर तक पहुंचती है तो वे पूरी तरह से रुक जाती है। जब कोर के आउटर लेयर तक ये जाता है तो ये रुक जाता है। यहाँ पे आपका पी वेव का शैडो जोन दिख रहा होगा, ये वाला कल्लू वाला, और यहाँ पे आपके एस तरंग का शैडो जोन दिख रहा होगा, ये कल्लू वाला। आप पी और एस में देखेंगे तो एस तरंग का जो शैडो जोन है वो काफी बड़ा है पी के तुलना में, क्योंकि ये जो है लिक्विड फॉर्म में जा ही नहीं पाता, और जहां नहीं जा पाएगा वही तो शैडो जोन है। पी तरंग तो हर जगह जा पाता है, तो वो जो है अपवर्तित होने के कारण जो क्षेत्र बच जाता है वहीं पे शैडो जोन क्रिएट करता है, और ये तो जब जा ही नहीं पाता है तो ऑलरेडी शैडो जोन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपसे कहे कि शैडो जोन किससे क्रिएट होती है, तो पी और एस दोनों से होती है। पी तरंग कहां कहां जा सकता है, तो सभी फॉर्म में जा सकता है। एस तरंग कहां जा सकता है, तो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जा सकता है। और जहां पे भूकंपीय तरंग जो है आपको कोई डिटेक्ट नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, तो शैडो जोन या शैडो जोन छाया प्रदेश, ठीक है हिंदी में। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है ना। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। इस इमेज से देखिए, भूकंप का ये वाला यहाँ से उत्पत्ति हुआ है, तो इसे आप फोकस कह लो या आप इसे हाइपोसेंटर कह लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यही तरंग, यही झटका सबसे पहले जहाँ पे पृथ्वी पे लगेगा उसे हम इपीसेंटर कहेंगे, है ना। यहाँ से उत्पत्ति हुई और ये झटका पृथ्वी पे जहाँ सबसे पहले पहुँचा उसे हम क्या कहेंगे, एपीसेंटर, इपीसेंटर कहेंगे। गलत लिखा है, ईपी लिखेंगे यहाँ पे, एपीसेंटर भी लोग बोलते हैं, ठीक ही है भाई, हम व्याकरण थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एल तरंग या लव तरंग, है ना, एल तरंग या लव तरंग भूकंपीय गतिविधि में एक प्रकार की सतही तरंग है। एल तरंग पी और एस तरंग एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अनुनय क्रिया से उत्पन्न होती है। इसकी वेग सबसे कम होती है, इसकी जो चाल है ना वो सबसे कम होगा, इसकी चाल सबसे कम होगा, और सबसे कम चाल होने के कारण ये सबसे अधिक खतरनाक होता है, ये सबसे अधिक खतरनाक होता है। वैसा समझिएगा, मान लीजिए किसी को कोई चाकू भोंक रहा है तो धीरे धीरे भोंक रहा है ना, तो लेट से मरेगा। एक बार भोंक दे रहा है तो कम, मतलब जल्दी मर जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, है ना, माफ़ी चाहता हूँ फिर भी समझाने के लिए, ठीक है। तो इसकी चाल बहुत धीरे धीरे होती है, तो ये ज़्यादा विनाश का कारण बनता है। प्राइमरी जो तरंग है उसकी चाल बहुत फास्ट होती है, तो कम विनाश का कारण बनता है ना। यहाँ पे किसी पर्वत के, अब देखिए ये तो भूकंप से संबंधित छाया प्रदेश पढ़ा दिया जहाँ भूकंपीय तरंग आपको जो है डिटेक्ट नहीं होगा, गमन नहीं करेगा। अब उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जिस प्रदेश में वर्षा नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। अभी भूकंप को समझ रहे थे, अब वर्षा को समझेंगे, ठीक है। अभी पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, भगवान जल्द से जल्द ठीक करे। और एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई किसी का साथ नहीं छोड़ रहा है, जो चीज़ मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे ही होना चाहिए एक्चुअली, है ना, कि भाई सुख में तो सब आ जाते हैं लड्डू पेड़ा खाने, दुख में भी कोई खड़ा रहे, है ना।
किसी पर्वत के अनुभाग भाग पे स्थित शुष्क भूमि का वह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश या पवन विमुखी ढाल कहलाता है जहां वर्षा बहुत कम होता है। इस इमेज से ही समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि इस साइड आपका जल राशि है और ये आपका पहाड़ वाला जो है एक भाग है दीवार टाइप से, मतलब पहाड़ का श्रृंखला है। तो जो यहाँ पे वेपर बना है ये ऊपर यही इसी के सामने ऊपर हो रहा है, पहाड़ से टकरा रहा है तो उधर जा ही नहीं दे रहा है, तो उसी के सामने ऊपर हो गया यहाँ पे। इधर ही कंडेंसेट होने के बाद जो है इधर ही आपका जो है वर्षा हो जा रहा है और इस साइड वर्षा बहुत कम मिल रहा है, मिलवो कर रहा है तो ये बहुत छोटका कटा हुआ भाग इधर आके हो रहा है ना, और इधर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है। तो जिधर वर्षा नहीं होता है इसको पवना विमुखी ढाल कहते हैं, पवना विमुखी ढाल कहते हैं ना, और जिधर वर्षा ज़्यादा हो रहा है इसे पवन मुखी ढाल कहते हैं। ये इस पर ध्यान रखना है। पवन विमुखी ढाल मतलब उल्टा वाला, जहां वर्षा नहीं होता है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहेंगे, ये वाला सेक्टर। आज जो वहां पर वर्षा होता है उसे पवन मुखी ढाल कहते हैं, वहां ज्यादा वर्षा होता है। क्यों होता है भाई? रास्ता ब्लॉक है ना भाई, यहाँ पे जो वेपर बना इससे टकराएगा, पहाड़ से बीच से तो नहीं गुजर जाएगा वेपर, तो यही सीधे ऊपर उठ जाता है और यहीं पे जमा होता है, इधर ही वर्षा कराता है, इधर वर्षा नहीं होता है। जिधर नहीं होता है वर्षा उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस सुब्बालक्ष्मी को एशियाई नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1974 में। एशियाई नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैगसेसे पुरस्कार को कहते हैं ना, रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के नाम पे दिया जाता है। और भारत में 1974 में एमएस सुब्बालक्ष्मी जी यह पुरस्कार पाई और यह पुरस्कार पाने वाली पहली जो है म्यूजिशियन, संगीतज्ञ या फिर गायिका बनी, है ना, या फिर गायक ही, मतलब ओवरऑल म्यूजिशियन में पहला अवार्ड था इनका। ठीक है भाई, महिला पुरुष की यहाँ बात नहीं होगी, महिला में तो होगी फिर, क्योंकि ओवरऑल में ही जीता है, कोई म्यूजिशियन इससे पहले यह अवार्ड नहीं जीती थी। ठीक है भाई। इसके अलावा वर्ष 1998 में एमएस सुब्बालक्ष्मी जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह भी फर्स्ट भारत रत्न रिसिपेंट बने आपका जो है म्यूजिशियन में, है ना, पहली संगीत के क्षेत्र के आदमी जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किए 1998 में। बाद में 1999 में पंडित रविशंकर साहब आ गए, 2001 में बिस्मिल्ला खान और लता मंगेशकर जी आ गए, फिर 2008 में आपका पंडित भीमसेन जोशी आ गए और 2009 में भूपेन हजारिका साहब आ गए। तो ये वो म्यूजिशियन हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, एक सचिन का भी भारत रत्न पूछा जाता है, आप लोगों से पूछ लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, भारत रत्न कब प्राप्त हुआ किसको? सचिन तेंदुलकर सर को। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, आप जो है आंसर करना, डायरेक्ट आता है तो। एमएस सुब्बालक्ष्मी के द्वारा प्राप्त किया गया अन्य पुरस्कार 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1968 में संगीत कला निधि। ये संगीत कला निधि कौन देता है? मद्रास संगीत नाटक अकादमी। और इसी सीरीज में मैंने लेटेस्ट वाला 23 और 24 का दोनों पढ़ा दिया हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और एमएस सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत के क्षेत्र से ही जुड़ी थी। ये जो संगीत कला निधि पुरस्कार है, ये कई पुरस्कार देते हैं मद्रास संगीत नाटक अकादमी। एक तो संगीत कला निधि देते हैं, नृत्य कला निधि देते हैं, टीटी के पुरस्कार देते हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 1974 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कह दिया जाता है, 1975 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो इतने सारे अवार्ड के होल्डर रहे हैं हमारी एमएस सुब्बालक्ष्मी मैडम। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024-25 या 25 के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन एजुकेटेड गर्ल, जिनके फाउंडर सफीना हुसैन जी हैं, और ये एक प्रकार के एनजीओ है जो मतलब बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करता है। तो इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला है 2024-25 वाला, इनके लिए सिलेक्ट किया गया है। तो बहुत बहुत बधाई है, ऐसे संस्था को दिया जाना चाहिए ताकि हौसला अफजाई हो। 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भारतीय सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन साहब को जो है सम्मानित किया गया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के नाम
से किया गया, इसे एशियाई नोबेल कहते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता आचार्य विनोबा भावे जी थे 1958 में। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को ही भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की संज्ञा दिया गया है और इस चीज के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें प्रेरित किया था। साथ ही साथ भूदान आंदोलन से भी विनोबा भावे ही जुड़े रहे थे। ये कुछ एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से दिए गए बांध परियोजना कार्य तथा उनसे संबंधित स्थान नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सत्य दिख रहा है? पोलावरम बांध परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और प्रमुख लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही सेट करना है जब से मैं पढ़ाने आया हूं इस सेक्टर में। ठीक है, आइडिया मैं प्रीवियस ईयर से लेता हूं, लेकिन खुद का क्वेश्चन सेट करता हूं, खुद का फैक्ट सेट करता हूं और भी बहुत कुछ बताता हूं क्लास में, तो क्लास देखिए, अच्छा लगेगा। सॉरी, मैंने आज ही प्रण लिया है, नहीं बोलूँगा। ठीक है, बोध घाट परियोजना नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है। बोध घाट परियोजना नर्मदा नदी, गलत है भाई, ये जो है इंद्रावती नदी पे प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ के अंदर और इस पर विवाद चल रहा है। तो स्टेटमेंट सेकेंड जो है आपका रॉन्ग है, पहला जो है राइट है। ठीक है, पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना है, इन्हें ध्यान रखेंगे। बांध घाट जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, इसे इंद्रावती नदी पर बनाए जाने की प्रस्ताव है। 1948 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी परियोजना है ना, जिसके तहत तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत बांध का निर्माण कराया गया। यह भारत में पहला बहुउद्देशीय परियोजना था, है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना, जो अमेरिका के टेंसी परियोजना से जो है काफी ज्यादा मेल खाता था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना मरुसूदर नदी पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पाकल दूल किस नदी पर है? मरुसूदर नदी पर स्थित है ना। इसके अलावा कल्पसर बांध परियोजना गुजरात राज्य के खंभात की खाड़ी के ऊपर बनाए जाने की बात करी रही है। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे बनी हुई है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। उत्तराखंड में भी जो है काफी ज्यादा प्राकृतिक आपदा आए, इस बार भी आए और आते रहते हैं, भगवान सभी की रक्षा करे। इनके अलावा भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय बांध परियोजना भाखरा नांगल बांध परियोजना है। देखिए, जो पहला वाला पॉइंट है, खाली ऊंचा कहेगा तो टिहरी और ऊंचा के साथ साथ ज्वारीय भी लगा देगा तो आपका जो है भाखरा नांगल आंसर कर देना है। और भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर स्थित है। महानदी जो है ये इंडिया के किस स्टेट से निकलती है, मतलब ये कहां से ओरिजिनेट होती है, आप लोग जरूर कमेंट करिए। एकल पैरा एशियाई खेल में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? ये है भैया शीतल देवी। शीतल देवी को जज्बे को सलाम, है ना। पैरा खेल में भाग लेती है तो आप समझ सकते हैं ये डिजेबल्ड होंगे, है ना। और इन्होंने एक ही खेल में पैरा एशियाई खेल 2023 में 2 गोल्ड मेडल जीत करके जो है इतिहास रच दी। ठीक है भाई। इनके अलावा एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये था पैरा एशियन गेम, ध्यान रखना। ये है एशियाई खेल, मतलब इसमें डिजेबल्ड पर्सन भाग नहीं लेते हैं, इसमें कॉमन मतलब आम आदमी भाग लेते हैं, एक नॉर्मल आदमी भाग लेते हैं। और जो पैरा वाला खेल होता है ना, उसमें जो है एक क्राइटेरिया होता है कितने प्रतिशत जो है लोग मतलब सर्टिफिकेट है तो भाग ले सकते हैं, वो होता होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ डिजेबल्ड होगा तभी उसमें जाता है लोग। ठीक है। तो जो एशियाई खेल है सिंपल वाला, है ना, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत सिंधु है। आज मैं महिला और गोल्ड मेडल को ही रिलेट करूंगा इस वाले प्रश्न से। इन्होंने 1970 में एशियाई बैकांक में जो आपका खेल हुआ था एशियाई गेम, वहां पे 400 मीटर के दौर में स्वर्ण पदक प्राप्त करी थी। कौन? कमलजीत सिंधु। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णो मल्लेश्वरी जी हैं। इन्हें 2000 में सिडनी ओलंपिक जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाई थी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पीवी सिंधु जी है कि भाई लगातार 16 और 20 में जो है इन्होंने पदक प्राप्त की थी ओलंपिक खेल के अंदर। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर जी हैं, जो लेटेस्ट ओलंपिक 2024 वाला में एगो व्यक्तिगत रूप से और एगो कंबाइंड रूप से जो है पदक प्राप्त किए थे, दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल। अगला पॉइंट है पैरा ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी अवनी लखेरा है ना। पहला वाले जो आपने पॉइंट देखा वो पैरा एशियाई खेल था, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, ये पैरा ओलंपिक खेल है। पैरा ओलंपिक खेल में पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली जो आपका महिला है भारत के लिहाज से वो है अवनी लखेरा। ठीक है। और इसके बाद
इन्होंने फिर से एक ओलंपिक में मतलब पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत ली। इस प्रकार पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भी प्रथम महिला अवनी लखेरा ही है। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है ना निशानेबाज रूपा उन्नी कृष्णन मैडम है ना। इन्होंने जो है कोलालमपुर में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त की थी राष्ट्रमंडल खेल में, और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली इस खेल में प्रथम भारतीय महिला बनी थी। इस खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन है, चलिए आप बताइए, मैं बताता हूँ, मिल्खा सिंह। इनके अलावा निम्नलिखित में से प्रमुख प्रोग्राम, कार्यक्रम, स्कीम तथा शुरू करने वाले एजेंसी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपको बता देना है। विजन 2035 यह नीति आयोग का एक श्वेत पत्र है। इसके अलावा कथन सेकंड है SHG जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, SHG BLP का फुल फॉर्म होता है। यह 1992 में RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। अरे RBI इतना छोटा छोटा काम में आएगा जी, RBI आएगा, ये नाबार्ड आया था। कौन आया था, नाबार्ड। तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। स्वयं सहायता समूह बैंकिंग लिंकेज कार्यक्रम, नाबार्ड ने 1992 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना था। ठीक है भाई। इनके अलावा नाबार्ड द्वारा 2015 में स्वयं सहायता समूह को डिजिटलीकरण के लिए कार्यक्रम को लॉन्च किया गया ताकि उनके कामकाज में सुधार हो सके। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। सेकेंड नंबर पॉइंट से पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से कार्यक्रम लाया गया जिससे डिजिटलीकरण जो है संभव हुआ। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप जोड़ लेना ई शक्ति योजना है ना, ई शक्ति योजना की बात हो रही है ये, है ना, ई शक्ति योजना की बात हो रही है, ये वाला जो है ना ई शक्ति योजना की बात हो रही है। और फिर जोड़िए, नाबार्ड ने 2015 में ई शक्ति योजना स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण या करने के लिए या उद्देश्य से लाया था। इस प्रकार से आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है। इनके अलावा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में एक विकासीय वित्तीय संस्थान है जिसे शिवरमन समिति के अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण विकास और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेड क्वार्टर मुंबई के अंदर है और वर्तमान में जो इनके चेयरमैन है उनका नाम है साजी केवी। क्या नाम है भाई, साजी केवी। नीचे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको जो है उस पर ध्यान नहीं देना है, वो खेलेंगे ही और खेलना भी चाहिए, है ना। ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हा समिति 1975 की सिफारिश के बाद, है ना, 1975 में RRB, है ना, जो आपका ग्रामीण बैंक होता है, की स्थापना की गई। RRB अधिनियम 1976 के तहत इसे औपचारिक रूप दिया गया। पहला RRB बैंक जो है प्रथमा बैंक था, यानी पहला ग्रामीण बैंक का नाम क्या था, तो आप कहेंगे प्रथमा ग्रामीण बैंक। और इसका जो मुख्यालय है ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। RRB का समेकन या फिर विलय आप कह सकते हो, या फिर जो है छोटू करना, दायरा को जो है मर्ज करना, इस प्रकार से समेकन का अर्थ पढ़ सकते हैं। RRB का समेकन डॉक्टर व्यास समिति। देखिए जो ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था वो नरसिम्हा समिति काम किया था उस पे, और जो ग्रामीण बैंक मर्ज होने लगे, है ना, तो उस पे जो है व्यास समिति काम किया था। VVI कर लेंगे काम आवेगी। ठीक है भाई। तो 2001 में ये समिति आया और 5 में यह जो है सिफारिश के बाद 5 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया समेकन का, ग्रामीण बैंक के मतलब विलय करने का। और इसके 3 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं और चौथा चरण अभी प्रस्तावित हुआ है 2025 में, जिस कार्यक्रम का नाम दिया गया है 1 स्टेट 1 RRB, मतलब एक राज्य एक ग्रामीण बैंक। ठीक है भाई। अब इस कार्यक्रम को संचालित करने के बाद मात्र इंडिया में 28 ग्रामीण बैंक शेष बच जाएंगे, मतलब जितने राज्य हैं उतने ही ग्रामीण बैंक शेष बच जाएंगे। अगर कोई बच्चा बिहार का है तो वहां पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक होता है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक होता है, तो ये सब अब कुछ नहीं रहेगा। एकेटा बिहार ग्रामीण बैंक, मतलब एक ही बैंक रहेगा पूरे बिहार में, ग्रामीण बैंक का एक ही नाम रहेगा। अब समझ में आ गया होगा इस कार्यक्रम का। तो 1 स्टेट 1 मतलब ग्रामीण बैंक जो कार्यक्रम है वो क्या है, तो विलय करने का काम करता है ग्रामीण बैंकों को। ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है, 50%। अब प्रयोजक बैंकों का हिस्सेदारी कितना होता है, 35%। और राज्य सरकार की हिस्सा कितने होते हैं, 15%। तो ये तीनों के तीनों जो परसेंटेज है ग्रामीण बैंक को चलाने के लिए, ये जरूर याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां पे ग्रामीण बैंक नाम का
कोई नामो निशान नहीं है। तो ये सिक्किम और गोवा है जहां पे आपको कोई भी ग्रामीण बैंक देखने को नहीं मिलेगा। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस है। और जब बांग्लादेश में उथल पुथल आया था तो अंतरिम सरकार में इन्हें बांग्लादेश ने हेड के रूप में चुना था। ठीक है। सिडबी भी एक प्रकार का क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1990 में आबिद हुसैन समिति के अनुसार किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहां पे है? लखनऊ के अंदर स्थित है। यह भारत में सूक्ष्म है ना लघु और मध्यम उद्यमियों के विकास के लिए विभिन्न सेवाएं और योजनाएं को जो है प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या रखा गया था? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय या थीम क्या रखा गया था? तो यह रखा गया था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा के अंदर 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक किया गया। इसका विषय रखा गया था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सरकार के समय मनाया गया था, है ना। और 9 जनवरी 1915 का कैसा मतलब क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से पूर्ण रूप से इंडिया लौट गए और फिर यहीं पे रह के जो है स्वतंत्रता संग्राम में लिप्त हो गए और अंतिम समय तक यहीं रहे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा देखिए ये जो आपका जब 2003 में स्टार्ट हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस मनाना, तो ये प्रत्येक वर्ष यानी एनुअली मनाया जाता था, है ना। बाद में 2015 में एक फैसला हुआ कि भाई इसे बायनियल मनाया जाएगा, यानी 2 साल में एक बार मनाया जाएगा और ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। पिछला इंदौर में 2023 में मनाया गया था, है ना। इस बार आपका 25 में उड़ीसा में मनाया गया है और अगला अब 2027 में मनाया जाएगा। ठीक है भाई। भारतीय दिवस भारतीय प्रवासी दिवस 2025 के जो मुख्य अतिथि है ये आपका त्रिनाद और टोबैको के गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टिन कार्ला कंगालू था। ठीक है मेरे भाई। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्राबोवो सुबियांटो थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साथी योजना भारत में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? साथी योजना लग रहा है कि जैसे दोस्ती करने वाला योजना हो, लेकिन ये कपड़ा से जुड़ा हुआ है। तो ये जो साथी योजना है ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की संयुक्त पहल है ना भैया। इनके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया। इन दोनों के मतलब ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत वाला ये जो संस्था है ना ये इनको देखरेख करता है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय तो संतृप्ति है, तो दोनों मंत्रालय हो गए ना भाई, कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये 2020 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 2008 में आया था और ये 2 योजना को मर्ज करके चलाया गया था 2008 में। एगो प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी था जिसमें, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? 1993 में होती है। मार्च 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना शुरू किया गया। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कारीगरों के लिए स्टार्ट किया गया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना, अभी मैंने सारथी योजना पढ़ाया ना, तो उसी के जैसा साउंड देता है ना, सारथी योजना है ना, पार्थ यही रथ खड़ा कर दो। तो ये भैया झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है मुख्यमंत्री सारथी योजना, जो आपके हेमंत सोरेन साहब चलाए थे, है ना। और ये योजना युवाओं पे एप्लीकेबल होता है, जो एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है ताकि उनको रोजगार आसानी से मिल सके, है ना। इनके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? तो जो सबसे अधिक शहरीकरण है इंडिया में ये गोवा में है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार गोवा में सर्वाधिक नगरीकरण है 62.2%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरी प्रतिशत वाला 5 राज्य, जिसमें गोवा पहला स्थान, दूसरा मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल और 5वां महाराष्ट्र है। यह आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज शहरीकरण कहां पे? गोवा में। दूसरा स्थान मिजोरम का होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला 5 राज्य अवरोही क्रम में। सबसे अधिक शहर में लोग कहां रहते हैं? महाराष्ट्र में। उसके दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल, 5वां स्थान पे आंध्र प्रदेश। तो ये है तादाद के हिसाब से, है ना। और ऊपर वाले जो आपने आंकड़ा देखा गोवा, मिजोरम, वो थे परसेंटेज के हिसाब से, है ना। दोनों के बाद शहरी वाला ही
नहीं था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला 5 गो राज्य अवरोही क्रम में। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या आपके रहते हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण निवास करते हैं बिहार में, और तीसरा स्थान जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण निवास करते हैं पश्चिम बंगाल में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीकरण यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीणीकरण है ना, न्यूनतम नगरीकरण का कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण, ठीक है। तो ये 2 राज्य कौन से हैं आरोही क्रम में, माने बढ़ते क्रम में? तो हिमाचल प्रदेश और बिहार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से जो है लोग रहते हैं गाँव में। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि तादाद के हिसाब से भी बिहार में दूसरा सबसे अधिक ग्रामीण लोग निवास करते हैं, अब परसेंटेज के हिसाब से भी बिहार में दूसरा सबसे अधिक ग्रामीण लोग निवास करते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता ... है। तो भाई विद्युत ऋणात्मकता, जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आपकी जो है ऋणात्मकता जो है आपकी घटती जाएगी, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में अगर आप ऊपर चढ़ते जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। वर्ग में ऊपर से, माफ कीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं इस प्रकार से तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? घटेगा। जबकि आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रख लेना। वर्ग में अगर आप ऐसे नीचे आ गए तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। सबसे पहले वर्ग ऐसे वाले जो बॉक्स होते हैं खड़ा हुआ उसको कहते हैं, और जो लेटा हुआ बॉक्स होता है उसे आवर्त कहते हैं। तो अगर आप आवर्त में चलेंगे बाएं से दाएं तो ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा। और वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो ऋणात्मकता क्या होगा? घटेगा। सेम आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऐसे जैसे जैसे आप आएंगे परमाणु का आकार बढ़ता है, और आवर्त में जैसे जैसे आप जो है ना बाएं से दाएं चलेंगे परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। इसे भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, अच्छे से देख लीजिए। यही वो चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन धम धम पूछा जाता है। कभी कभी बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन छोटा पूछ देता है लेकिन आदमी को बड़ा बना देता है। आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी के बाएं तरफ स्थित पहली आधात्विक तत्व कौन सी है? तो मार देना ये हाइड्रोजन, जो आवारा तत्व भी है, ठीक है भाई। ये जो है आवर्त सारणी के बाएं साइड में स्थित ये पहले आपका आधात्विक तत्व है जो एक गैस है। इनके अलावा पहले को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, 3 से 12 को क्या कहते हैं, 13 को क्या, 14 को 15, 16, 17, 18, 19 तो है नहीं 18। तो ये सबको मैं आपको समझा चुका हूँ। पहला और दूसरा जो है ये आपका अल्कलाइन मेटल है, जिसमें है ना दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसके अलावा 3 से 12 को संक्रमणीय धातु कहते हैं, 13 को बोरॉन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को केल्कोजन, 17 को हैलोजन फैमिली और 18 को शून्य वर्ग या नोबेल गैस फैमिली या अक्रिय गैस फैमिली कहते हैं। वर्ग के अनुसार SPDF में अगर आप पढ़ते हैं तो पहले 2 को S कहते हैं, 3 से 12 को D कहते हैं, 13 से 18 को P कहते हैं, और नीचे जो एक्टोनाइट और लेंथेनाइट है इसे F श्रेणी कहा जाता है। इतनी बात सभी को आता होगा। फिर मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना इसी से समझाया था। परीक्षा दर्पण में अच्छे से मैंने जनरल साइंस करा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जिन बच्चे को साइंस में दिक्कत है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, कंटेंट भी अवेलेबल है। अरे नोटबुक के दाम में तो कंटेंट दे रहा हूँ, इतना अगर लिखोगे ना 4 को कॉपी खत्म हो जाएगा और बोर हो जाओगे, नहीं लिख पाओगे, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो मेहनत करने वाले बच्चे गए जो 1977 में हुआ करते थे, अभी हम 2025 में जी रहे हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता, स्नेहता। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होगा? बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मक धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ऋणात्मकता घट रही थी तो ऑब्वियसली धनात्मकता क्या होगा? सेम चीज में बढ़ेगा, क्योंकि ऋणात्मकता बढ़ रहा है मतलब धनात्मकता घट रहा है भाई। तो यहाँ पे धनात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा जब आप ऊपर से नीचे आओगे वर्ग के अंदर। तो ये पहला पॉइंट से इसको रिलेट कर लेना है, आपका आंसर जस्ट याद हो जाएगा एक ही साथ, ठीक है। तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो पॉजिटिविटी जो है बढ़ेगा, और आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाओगे जो पॉजिटिविटी जो है घटेगा। आपने हमेशा देखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आना और आवर्त में बाएं से दाएं जाने में हमेशा विपरीत चीज होता है। एगो बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एगो बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है भाई।
चलते हैं आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और तो मैं दे ही दिया मौखिक रूप से। आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त है, 18 गो वर्ग है। अभी आपने देखा ये जो लेटा हुआ घर था ये 7 गो था, ये जो खड़ा हुआ घर है ये 18 गो है। तो 18 गो वर्ग है या समूह है और 7 गो आवर्त है। टोटल ज्ञात तत्व जो है 118 गो है। 94 गो क्या है, नेचुरल तत्व है। 24 गो क्या है, सिंथेटिक तत्व है। धातु की संख्या कितनी है, 91। अधातु की संख्या कितनी है, 20। उपधातु की संख्या कितनी है, 7। यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। नीचे आपने देखा कि 14 और 15 तत्व जो है लेंथेनाइड और एक्टोनाइड होते हैं, जो मोस्टली क्या होता है, कृत्रिम तत्व होते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई, है ना, जो आवर्त सारणी में मैक्सिमम कृत्रिम तत्वों को एक्टिनाइड समूह में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत के क्षेत्र में दिए गए विभिन्न पद्म अवार्ड वर्ष और उसके प्राप्तकर्ता के क्षेत्र के संदर्भ में किसका मिलान गलत किया गया है ना। मंजमा जोगति पद्मश्री 2021, है ना। नर्तकी नटराज 2020 पद्मश्री। उर्मिला श्रीवास्तव 2024 पद्मश्री। रानी मचैया 2023 पद्मश्री। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी के लिए 2019 कर लेते ना बंधु तो सही हो जाता, क्योंकि इनको मिला तो है पद्मश्री लेकिन 2019 में मिला ना कि 2020 में। बाद में कि जो ऑप्शन है वो सही है। नर्तकी नटराज को 2019 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री मिला और ट्रांसजेंडर महिला में जो है फर्स्ट रिसिपिएंट है जिन्होंने यह अवार्ड प्राप्त की, है ना। किस क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में यह पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर वुमेन कह सकते हैं 2019 में। मंजमा जोगति यह भी कला के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री प्राप्त की थी और ये भी ट्रांसजेंडर वुमेन है। उर्मिला श्रीवास्तव जी 2024 में कजरी की लोक गायिका होने के कारण पद्मश्री प्राप्त करी। उन्माथट लोक कला नृत्य के प्रतिपादक रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 के लिए कितना पद्म अवार्ड, 2024 के लिए कितना पद्म अवार्ड और 2025 के लिए कितना पद्म अवार्ड दिया गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 2023 में 106 पद्म अवार्ड, 2024 में 132 पद्म अवार्ड और 2025 में 139 पद्म अवार्ड बांटे गए। अब इसकी रेशियो कैसा है तो 6, 9, 91 आपका है 23 में, है ना। इसके अलावा 5, 17, 10 है आपका 24 में और 7, 19, 113 है आपका 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर सिग्नेचर कब किया गया था तो लाहौर घोषणा पत्र पर सिग्नेचर आपका 1999 में किया गया था। लाहौर जो है 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किया गया था। ताशकंद समझौता आपका 1966 में प्रधानमंत्री तत्कालीन श्री लाल बहादुर शास्त्री साहब और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के जो है दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए थे ताशकंद समझौता पे। शिमला समझौता 1972 में होती है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के तरफ से। माफ कीजिए बोलने से गला जो है वो हो जाता है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था यरवदा जेल में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत के तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चीन के तरफ से चौ एन लाई जो चीन की प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी है। और ये आपसे पूछा भी जाता है, ये इसीलिए पूछा जाता है, इसी पॉइंट से निकाल के ये क्वेश्चन दागा जाता है आपसे। तब आप कहते हो अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला पूछ दिया भाई, अभी का पूछना था। अरे ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ के जाओ ना, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इनके अलावा सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नेपाल भी लिखा रहता है यहाँ पे या फिर गोरखा भी लिखा रहता है, इसलिए आपका सुगौली की संधि में कोई दिक्कत नहीं है। इधर से अंग्रेज उधर से नेपाल के लोग। दुनिया के उपलब्ध अधिकांश भूजल का उपयोग किस क्रियाविधि में किया जाता है तो कृषि में किया जाता है। पृथ्वी की सतह पे लगभग 71% जल जो है और 29% आपका लैंड फॉर्म है, ठीक है ना। इसके अलावा जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल राशि का लगभग 98% जल जो है साल्टी वाटर के रूप में बड़े बड़े रिसोर्सेस में जमा हुआ है, जैसे आपके सी हैं या फिर ओशियंस वगैरह हैं। पृथ्वी पर मात्र, यहाँ मंत्र नहीं है, जाप नहीं करना है, मात्र लिखना है भाई, मात्र, है ना। तो जो मात्र 2.7% जो पानी है वही ताजा है। और भूजल के रूप में अगर आप बात करेंगे तो 0.68 से भी कम है। मैं यहाँ पे 0.7% लिख दिया हूँ कि करीब, है ना। तो ये आप सोच सकते हैं कि भूजल के रूप में इतना ही पानी है।
है ना। इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और पूरे दुनिया में भारत विशालता के स्थान पे 7वां स्थान रखता है अपनी एरिया के हिसाब से। इनके अलावा ब्रह्मो कोवेनेंट के लेखक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर साहब थे। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो वाचा या ब्रह्मो कोवेनेंट लिखा, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की, है ना, इसी के आधार पर सूची बनाई गई थी कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। 1843 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का विलय कर ब्रह्म समाज में विलय कर दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में नए सिरे से आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी करा था। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया सिक्का जीतल किस धातु के बने हुए थे? तो ये तांबा के बने हुए थे। देखिए इल्तुतमिश जो गद्दी संभाले गुलाम वंश में, एक्चुअली काउंटिंग के आधार पे ये तीसरा शासक हुआ, है ना। गुलाम वंश में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह आया, फिर इल्तुतमिश आया, लेकिन योग्यता के आधार पर ये दूसरा ही शासक हुआ। इससे पहले मेन शासक ऐबक हुए और उसके बाद में ये मेन शासक हुए। आराम शाह बहुत छोटका शासक था, ठीक है भाई। तो ये जो 1211 से 1236 तक सत्ता में रहा, इन्होंने जो है कई काम किए, जिसमें 40 तुर्की सरदारों का दल तुर्कान चिहलगानी मंदसौर पर अधिकार किए थे परमार को हरा करके, ठीक है भाई। इनके अलावा हौज खास की जो है स्थापना किया था या बनवाया था। कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। ये सभी के सभी काम कौन करवाते हैं? इल्तुतमिश करवाते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, एक चांदी का चलाया जिसे टका कहा जाता है, आज भी बांग्लादेश का यही जो है करेंसी है टका, बांग्लादेश में इसी नाम से करेंसी चलती है, तथा तांबा का जीतल, ये दोनों सिक्के कौन चलाए? इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया। गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका या फिर पूरे इंडिया में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को कहा जाता है, जो 1236 से 1240 के दरमियान गद्दी को संभाली थी। दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके आखिरी पॉइंट, है ना, और ये मेरी आखिरी आवाज, नहीं ऐसा नहीं है, मैं फिर मिलूंगा, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, और हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप पे जाके कंटेंट बाय कर लें, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।